हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.5 को देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये क्या पता करना है कि एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणनखंड विधि से उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे कि कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चलिए उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम बताए थे दो समीकरण किसके रूप में रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना होगा, 0। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। इसके लिए बताए थे कंडीशन, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। बताए थे a1 a2 का रेशियो नॉट इक्वल b1 b2 के रेशियो के क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं दूसरे को, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अब प्रतिच्छेदित करती हैं तब उसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तब अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको ग्राफ पे समझाए थे कि जैसे ये क्या होगा, AX होता है और ये क्या होता है, YH होता है। यानी एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा क्या करेगी, इसको एक बिंदु पर परिच्छेदित करेगी। इस स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ऐसे स्थिति में बताए थे कि जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है। जब एक दूसरे की समांतर होती हैं तब इसका कोई हल नहीं होता है, तब इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे इसमें समझाए थे, जैसे ही ग्राफ है, ये x होगा, ये y, यानी एक रेखा क्या होगी, दूसरे के समांतर होगी। अब एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे ही नहीं, इसलिए इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तीसरा कंडीशन होता है, यदि a1 बराबर a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यानी अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हो तो रेखा एक दूसरे की क्या होती है, समपाती। समपाती मतलब क्या होता है, ओवरलैप कर जाना। रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे के समपाती होती है। समपाती होती है मतलब तब इसका कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है। अब इसके बाद पहले तो हमें ये याद करना है, जब इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी पहले वाले केस में, ठीक है, तब हमको किस विधि से ज्ञात करना है, वज्र गुणनखंड विधि से। देखो, इस तरह के सवाल निकालने के लिए एग्जाम में जब नाम से कह देगा तो आप
तब आप उसी विधि से निकालेंगे। अगर नहीं कहेगा तो 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड से कोई भी आप एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह दिया है बीज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तब आपको एग्जाम में सिर्फ बीज गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। लेकिन तब ज्ञात करना है जब उसके अद्वितीय हल होंगे, यानी जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब जाके हम बीज गुणनखंड विधि को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं बीज गुणनखंड विधि क्या होती है। बीज गुणनखंड विधि लगाने से पहले एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं कि जैसे ये गोला है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या मान लेते हैं, ए के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा सी के बाद क्या आएगा ए। ध्यान से देखो, तब फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से फार्मूले को समझेंगे तो फार्मूला तुरंत आपको याद हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। अभी बता रहे हैं इसका कहाँ प्रयोग करना है। अब देखो बीज गुणनखंड विधि द्वारा फार्मूला क्या होता है, यक्स लिखते हैं, ठीक है। जब यक्स लिखेंगे तो इसके गुणांक को छोड़ देंगे, यानी ए वाला छोड़ देंगे। जब इसको वाला छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बी बचेगा, यानी क्या लिखेंगे b1 b2। अब देखो b1 के बाद क्या बताए हैं, b1 के बाद b के बाद क्या आता है, c आता है, तो क्या लिखेंगे c1 c2। फिर क्या लिखेंगे y, जो इधर होता है तुरंत यही लिख दिया जाता है, यानी c1 c2। अब c के बाद क्या आएगा, a आएगा, तो क्या हो जाएगा a1 a2 बराबर 1/। अब जो बताएं इधर लास्ट में होता है यहीं लिख दिया जाता है a2। अब a के बाद क्या आएगा, b आता है, तो b1 b2। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख के देखो x है भाई, x का अगर है तो ये को छोड़ देंगे, अगर ये को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या b के बाद c आएगा, c को तुरंत यहाँ लिखेंगे, c के बाद क्या आएगा a आएगा, a को फिर यहाँ लिखेंगे, a के बाद b आएगा। अब क्या किया जाता है, अगले लाइन में पहले गुणांक की तुलना करके यहाँ लिख देंगे, फिर लिखते हैं x। अब क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा, यानी b1 का c2 में गुणा करेंगे तो b1 c2, और बीच में क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, b2 c1 बराबर y/c1 a2 माइनस के a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस के b1 a2। क्या किया जाता है, सबका तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। अब देखो, जब ये इतना में फार्मूला हम लिख लेंगे, उसके बाद x के बराबर एक बार इसको रखते हैं, एक बार इन दोनों को बराबर रखते हैं। अभी सवाल लगा के दिखाएंगे इस सूत्र का कैसे यूज किया जाएगा। जैसे पहला सवाल है, अब इसको क्या मानेंगे, पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यही मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पे क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा। देखो x के बगल में कोई अंक नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता है, 1 मान लिया जाता है, यानी a1 का मान कितना हो जाएगा 1। और इधर a2 का मान कितना हो जाएगा 3, a2 का मान कितना हो जाएगा 3। इसी तरह b1 का मान कितना होगा, देखो -3 होगा, b2 का मान कितना होगा -3, सॉरी b1 का मान -3 होगा, और b2 का मान कितना होगा -9। इसके बाद फिर क्या होता है, c1 का मान कितना है -3, और c2 का मान कितना होगा -2। अब यहाँ देखते हैं, लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू रख देते हैं 13 -3/-9 बराबर -3 कितना होगा -2। अच्छा देखो, माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको 3 × 3 3 3 का 9, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। अच्छा देखो, ये a1 a2 बराबर b1 b2 है, नॉट इक्वल c1 c2। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है, और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होगा। अतः इसके कोई हल
नहीं होंगे। देखो सिर्फ हमें यही बताना था कि क्या अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसमें बीजगुणनखंड विधि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अद्वितीय हल की स्थिति में हमें बीजगुणनखंड विधि लगाना है। जब अद्वितीय वाला कंडीशन आएगा तभी हम बीजगुणनखंड विधि लगाएंगे। तो इसका यहीं तक आंसर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले a1x b1y प्लस c1 के रूम में लिख लेंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस के y। ये 5 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0, इसको कितना मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, भाई तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 का मान होगा ये a2 का, a1 बराबर 2 a2 बराबर 3, ठीक है। इधर b1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और b2 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो इधर y के बगल में कितना है 1 है। इसी तरह c1 बराबर माइनस के 5 और c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8। इतना हमें पता चल गया। अब देखेंगे कंडीशन कौन सा है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 1/2 और माइनस 5 माइनस के 8। अच्छा देखो a1 a2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब नॉट इक्वल है तो क्या होंगे, अतः इसके अद्वितीय हल होंगे। अगर अद्वितीय हल होंगे तो क्या होगा, इसका बीजगुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखते हैं बीजगुणनखंड विधि क्या होता है। बीजगुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे x लिखेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे b1 b2 c1 c2। इधर कितना लिखेंगे c1 c2, c के बाद क्या आएगा a आएगा a1 a2। इधर कितना होगा a1 और a2 b1 b2। अब वैल्यू रख देंगे x बट्टे b1 b2 का मान कितना है 1 और 2, कितना है 1 और 2। उसके बाद c1 c2 का मान कितना है -5 माइनस के 8 y बट्टे, अब इसका मान कितना c1 c2 होता है तो यहीं रखेंगे -5 और माइनस के 8। फिर a1 a2 होता है, a1 का मान देखो कितना है 2 और a2 का मान कितना है 3, ये 2 और 3। फिर 1 इधर कितना हो जाएगा 2 और 3, b1 b2 का मान कितना हो जाएगा 1 और 2। अब क्या करना है, तिरिया गुणा करना है। तो गुणा करते वक्त अगर प्लस माइनस को बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो -8 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब 5 दूनी 10 -10 होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो y 5 3 कितना होगा -15 माइनस के 8 दूनी 16 माइनस के 16 बराबर 1/2 दूनी 4 माइनस के 3 एकम 3। अब देखो x -8 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस के 10, y -15 प्लस के 16 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/4 में से 3 जाएगा 1। अच्छा देखो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी x/2 बराबर y/16 में से 5 जाएगा 1 बराबर 1। बताए थे एक बार x वाले को इसके साथ रखो, एक बार y वाले को रखो। जब x/2 बराबर 1 तब x बराबर कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा करोगे 2 हो जाएगा। और जब
y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया, टाइम बचाने के लिए सब पहले से मिटाए नहीं है, ठीक है, थोड़ा आसान आराम से वीडियो बन जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, पहले उसको a1x b1y c के रूप में लिख लेंगे। तो यानी 3x माइनस के 5y उधर जाएगा कितना, माइनस के 20 = 0। कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको लिखेंगे 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक वही चीज लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 6 और -5 माइनस के 10 और माइनस के 20 और माइनस के 40। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा 3/6 बराबर -5 बटे माइनस के 10 और माइनस के 20 बटे माइनस के 40। अच्छा देखो, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, इधर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40। देखो सबके नीचे 1/2, इधर भी 1/2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये कौन सी कंडीशन होता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तब किस प्रकार के हल होंगे, अतः इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, यानी ओवरलैप हो जाएगी। अतः इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें जब अनेक हल होंगे तो हमें बीजगुणनखंड विधि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जब अद्वितीय हल होगी तब हमें बीजगुणनखंड विधि लगाना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको कितना मानेंगे 2। वही वाला चीज़ पहले वाला लिखेंगे। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 1। देखो भाई x के बगल कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1। ये कितना होगा, इसके नीचे 3, कितना होगा 3, इधर कितना होगा माइनस के 3, इधर कितना होगा माइनस के 3, इधर कितना होगा माइनस के 7, इधर कितना होगा माइनस के 15। तो क्या होगा, अब वैल्यू रख देते हैं 1/3 बराबर -3 बटे माइनस के 3 बराबर -7 बटे माइनस के 15। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा 15। अच्छा देखो, a1 अपन a2 नॉट इक्वल b1 अपन b2 है कि नहीं, यहाँ लिख सकते हैं। चूँकि a1 a2 बराबर नॉट इक्वल b1 अपन b2, अतः इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अद्वितीय के केस में हमें क्या ज्ञात करना होता है, बीजगुणनखंड विधि से x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो बीजगुणनखंड विधि से फार्मूला क्या लिखेंगे, x अपान b1 b2 c1 c2 और y क्या हो जाएगा c1 c2 a1 a2। इधर 1 कितना हो जाएगा a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं x b1 b2 का मान कितना है -3 -3 और -3। c1 c2 का मान कितना है -7 और -15 बराबर -7 -15। a1 a2 का मान कितना है 13, कितना है 13। अब फिर a1 a2 का मान 13, b1 b2 का मान कितना हो जाएगा -3 -3। अब क्या करना, देखो जहाँ पर माइनस रहे वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत
ध्यान से करना, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखो जैसे x है, अब क्या करेंगे 15 का -3 में करेंगे, 15 तियाँ 45, अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बीच में क्या लग जाता है माइनस, 7 त्रिक 21, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा y 7 त्रिक, देखो 7 त्रिक 21 माइनस हो तो कितना होगा -21, अब बीच में माइनस लगाते हैं, 15 कम 15, माइनस के कितना हो जाएगा 15 बराबर 1, -3 एक कम माइनस के 3, और इधर कितना हो 3 त्रिक का 9, माइनस के कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे x 45 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 21 4 25, यानी कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, और इधर कितना हो जाएगा y माइनस की 21 और माइनस माइनस से प्लस के 15, माइनस के 3 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बटे 24 बराबर 15 में से 21 नहीं जाएगा, लेकिन -21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 15 6 21 होता है, तो -6 हो जाएगा, और 1/9 में से 3 जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। एक बार इसको बराबर रखते हैं, लिखेंगे जब x बटे 24 बराबर 1/6, तो 24 ऊपर चला जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा 24/6, 6 कम 6 6 24, कितना आ जाएगा 4। जब y बटे माइनस के 6 बराबर 1/6, तो ये -6 ऊपर चला जाएगा, -6/6, ये कितना हो जाएगा -1, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 4 और y बराबर कितना हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b का मान ज्ञात करना है जब अपरिमित रूप से कैसे हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल की स्थिति में पहले इसका क्या करते हैं, तुलना करके लिख देते हैं। मान a1x b1, पहले क्या करते हैं a1x ax by प्लस सी के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0, इसको कितना मानेंगे समीकरण नंबर 1। नीचे वाला कितना हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस के 3a माइनस के b प्लस के 2 बराबर 0, इसको कितना मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और a2 का मान a माइनस के b, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा a प्लस के b, c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के c1, c2 का मान कितना हो जाएगा -3a माइनस के b प्लस के 2।
अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू को रख देंगे। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a माइनस के b बराबर b1 का मान कितना है 3, इसका मान a प्लस b, इधर कितना होगा -7 और -3a माइनस के b प्लस के 2। अच्छा देखो ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इसको इसके बराबर रखें, इसको इसके बराबर, या ये दोनों आपस में बराबर रख दे दें, या इसको इन दोनों को बराबर रख दें। आप फ्री हैं, तीनों आपस में बराबर है तो दो को एक साथ कोई भी बराबर रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन पहले दो को बराबर रखते हैं और इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो लिखेंगे जब 2a माइनस b बराबर 3a प्लस के b, तो त्रियक गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस के 2b, इधर करेंगे कितना हो जाएगा 3a माइनस के 3b। अब क्या करते हैं, देखो ज़्यादा इधर है b, a वाला ज़्यादा, तो इसको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस के 3b, ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 2a माइनस के 2b। अब बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा a, और -3b माइनस 2b कितना हो जाएगा माइनस के 5b बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5b। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। जब अब इन दोनों बराबर रखते हैं, जब 3a प्लस b बराबर -7 माइनस 3a माइनस b प्लस के 2। देखो एक बार क्या किए हैं, अगली बार ये दोनों बराबर रखे हैं, पहली बार इन दोनों बराबर रखे थे। अब क्या करेंगे, जब 3a गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 9a माइनस के 9a और माइनस के 3b और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस के 7a और माइनस के 7b, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों को उधर ले जाएंगे, उधर कितना माइनस के 7a माइनस के 7b और प्लस के, देखो -9a है उधर जाएगा, प्लस के 9a हो जाएगा और प्लस के 3b हो जाएगा और माइनस के 6 बराबर 0। तो -7a है, ये कितना है प्लस के 9a है, तो 9a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा 2a बचेगा कि नहीं। अब देखो ये कितना है माइनस के 7b है, ये कितना है प्लस के 3b, तो 7b में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 4b। उसके बाद ये कितना माइनस के 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको कितना मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 से a बराबर 5b रख देते हैं, समीकरण 3 से a बराबर 5b रखने पर रख देते हैं, तो 2 गुणे a की जगह कितना रखेंगे 5b माइनस के 4b माइनस के 6 बराबर 0। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10b माइनस के 4b माइनस के 6 बराबर 0। तो 10b में से 4b जाएगा, कितना बचेगा 6b, ठीक है, और -6 बराबर 0। तो 6b बराबर कितना हो जाएगा 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी b का मान कितना आ गया 1। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, 3 में सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा a बराबर 5b है, b का मान 1 है, तो 5 × 5, a का मान कितना आ गया 5, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। इसमें क्या कहा है कोई हल नहीं है। पहले क्या करते हैं, इसको ax by प्लस c के रूप में लिख लेते हैं, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, इधर कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर माइनस
2k माइनस के 1 बराबर 0। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, भाई जब तुलना करेंगे तो इधर a1 का मान कितना हो जाएगा 3, a2 का मान कितना हो जाएगा 2k माइनस के 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 1 और b2 का मान k माइनस के 1 और c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 1 और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस 2k माइनस के 1। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तब जब कोई हल नहीं होगा तब, जब कोई हल नहीं होता है तब रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 होते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2k माइनस के 1, b1 का मान कितना है 1, इसका मान कितना है k माइनस के 1। ठीक है, यही वैल्यू पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3k माइनस के 3 और इधर 2k माइनस के 1। ये इसको इधर लाते हैं k वाले को, 3 को उधर ले जाते हैं। तो 3k माइनस 2k बराबर ये कितना -1, ये उधर जाएगा प्लस के 3। तो 3k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा k बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2, यही k का मान कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको ax by प्लस c के रूप में लिख लेंगे, यानी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इधर कितना हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा a1 का मान 8 हो जाएगा और a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान 5 और b2 का मान 2, c1 का मान -9 और c2 का मान माइनस के 4। अब हमें किस विधि से हल करना है, बज्र गुणनखंड विधि लिखेंगे x बट्टे, अब देखो x के नीचे a नहीं आता है, ठीक है, तो क्या आएगा b1 b2, इसके बाद c1 c2, y का मान कितना हो जाएगा c1 c2 a1 a2, इसका मान कितना हो जाएगा a1 a2 b1 b2। अब यहाँ वैल्यू को रख देते हैं, x b1 b2 का मान कितना होगा 5 और 2, 5 और 2। उसके बाद c1 c2 का मान कितना होगा -9 माइनस के 4, ठीक है। इसके बाद y के नीचे आएगा -9 माइनस के 4। और क्या होता है a1 a2 होता है, a1 a2 का मान कितना है 8 और 3, तो 1/8 और 3। उसके बाद क्या आता है b1 b2 आता है, कितना आएगा 5/2, 5 और 2। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करना जहाँ माइनस रहे। 5 चौक 20, कितना आ जाएगा माइनस के 20, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, 9 दूनी 18 माइनस के 18 बराबर y 9 त्रिक 27 माइनस के 8 चौक 32, माइनस के कितना हो जाएगा 32 बराबर 1/8 दूनी 16 5 15। अब -20
प्लस के 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और -27 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ -20 में से प्लस 18 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 2। यहाँ कितना बचेगा, 32 में से 27 जाएगा, 5 बराबर 1। जब x बट्टे -2 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, त्रिया गुणा हो जाएगा। और जब y बट्टे 5 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अगला पार्ट इसको अगले वीडियो में बनाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।